गोपाल और सरला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मटरू, आज तूने साबित कर दिया कि अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, बस सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही मेहनती और सच्चे थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें गोपाल अपनी पत्नी सरला और पोता मटरू के साथ रहता था। जब मटरू 5 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए वह पढ़ लिख ना सका। एक रात गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। झोपड़ी के कोने में एक लालटेन जल रहा था। अजी, मुझे तो लगता है अब हमें अपनी दोनों बकरियों लाली और चारू को बेच देना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, भला उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे सरला, हमारा मटरू अब बड़ा और समझदार हो गया है। वो लाली और चारू का ध्यान अच्छे से रख सकता है। क्यों मटरू, रख लोगे ना बेटा? अपने दादा गोपाल की बात सुनकर मटरू बोला, हाँ बाबा, आप दोनों चिंता मत करिए। मैं अपनी लाली और चारू का पूरा ध्यान रखूंगा। आप दोनों अब सो जाइए। इतना कहकर मटरू सोने चला जाता है। तभी सरला ने दुखी स्वर में कहा, अजी, आपको लाली और चारू की जिम्मेदारी मटरू को नहीं देनी चाहिए थी। उस बेचारे की उम्र तो अभी खेलने कूदने और स्कूल जाने की है, और हम उसके नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद रहे हैं। मैं और क्या करूं सरला, हमारी गरीबी ने मटरू के हाथ से कलम छीन ली। मैं नहीं चाहता कि वो आवारा घूमे। ये दुनिया बहुत जालिम है। किसी ने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। कम से कम काम में व्यस्त रहेगा तो इन सब से दूर रहेगा। जब भी मैं उसके हमउम्र बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। न जाने भगवान ने हमारे मटरू के नसीब में इतने दुख क्यों लिखे। पहले माँ बाप को छीना और अब उसकी खुशियाँ। सरला, मुझे डर लगता है कि कहीं मटरू हमें गलत ना समझे। अपने बूढ़े दादा और दादी की बात मटरू चुपचाप सुन रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सिसकी तक नहीं ली। उसने अपने होठ भींच लिए ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। उस पूरी रात मटरू सो ना सका और सोचते ही सोचते सुबह हो गई। मटरू अपने बिस्तर से उठा और बाहर आकर अपने दादा दादी को प्रणाम किया। सुप्रभात बाबा, सुप्रभात दादी। उठ गया मटरू बेटा। मुझे तो लगा कल तू पूरी रात सोया ही नहीं। नहीं बाबा, कल तो मैं बहुत थक गया था। मुझे तो खाट पर लेटते ही नींद आ गई। बेटा मटरू, जाकर हाथ मुंह धो ले और हमारे साथ नाश्ता करने बैठ जा। फिर मुझे और तेरे दादाजी को खेत पर भी जाना है। ठीक है दादी, मैं अभी फ्रेश होकर आया। फिर मटरू फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर उसने अपने दादा दादी के साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद गोपाल और सरला अपने खेत पर चले जाते हैं। दरअसल गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उधर मटरू नहा धोकर पास के मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। हे भगवान, मैंने तुझसे कभी पैसा, सोना, चांदी नहीं मांगा। बस तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दादा दादी को लंबी उम्र देना, क्योंकि तू तो जानता है उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माता और पिताजी को तो आपने पहले ही अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरे दादा दादी को मेरे पास ही रहने देना भगवान। मटरू इतना कहकर वहां से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे सोनू मिला, जिसे देख मटरू बहुत खुश हुआ। सोनू मटरू का बहुत अच्छा दोस्त था। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आज स्कूल नहीं गया? अरे यार मटरू, आज मेरा मन नहीं था पढ़ने का, तो घर पे पेट दर्द का बहाना बना दिया। देख रहे हो ना प्रभु, जिसको पढ़ाई नसीब हो रही है उसे पढ़ाई करनी ही नहीं है। और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरे नसीब में ही नहीं। अरे यार तू वो सब छोड़, चल चल के गिल्ली डंडा खेलते हैं। आज दोनों भाई बहुत खेलेंगे। सोनू की बात सुनकर मटरू बोला, नहीं सोनू, अब से मैं खेल नहीं सकता। मुझे अपने लाली और चारू को चराने ले जाना है। वो क्या है ना,
आजकल दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऊपर से वो खेत का काम भी तो देखते हैं। और वैसे भी मैं पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, कम से कम घर के कामों में हाथ तो बटा सकता हूँ। अबे ओए, तूने भांग वांग तो नहीं खा लिया है ना? अचानक से तू इतना समझदार कैसे हो गया? अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। इतना कहकर मटरू वहां से चला जाता है और लाली चारू के पास जाकर कहता है, अरे लाली और चारू, दादाजी ने कहा है आज से हम तुम दोनों का ख्याल रखेंगे, तो चलो मैं तुम दोनों को स्वादिष्ट और हरे हरे घास खिलाता हूँ। उसके बाद मटरू, लाली और चारू को लेकर पास के मैदान में उन्हें चराने ले जाता है और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे वाह, लाली और चारू कितने मजे से ये हरे हरे घास खा रहे हैं। और खाए भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद इन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने को जो मिला। रात भर जागने के कारण मटरू वही पेड़ के नीचे सो जाता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने को आई थी। मटरू सोकर उठा और अपने दोनों बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर गोपाल ने मटरू से कहा, अरे मटरू बेटा, आज सूरज ढलने के बाद घर आ रहा है, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे क्या बताऊं बाबा, ये लाली और चारू हरी घास के लालच में दूर निकल गई थी। उन्हें चराते चराते मैंने सोचा थोड़ी देर सुस्ता लूं। बस वहीं पेड़ के नीचे मेरी आंख लग गई, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तभी दादी ने चिंतित होकर बोला, अरे क्या हुआ मटरू बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। भगवान करे तू हमेशा ठीक रहे। खैर वो सब छोड़ और चल खाना खा ले। आज मैंने तेरे लिए आलू फ्राई बनाया है। अरे वाह, आलू फ्राई, तब तो आज मजा आ जाएगा। अरे आप तो सोचिएगा भी मत, आपके लिए नहीं है। और वैसे भी आलू खाने से आपका शुगर बढ़ जाएगा। लगता है आपके नसीब में सूखी रोटी ही है। फिर तीनों बैठकर भोजन करते हैं। रात का खाना खाकर सब चैन की नींद सो गए। सुबह हो गई, मटरू अभी तक सो रहा था। तभी उसके दादा गोपाल उसके पास आए और बोले, अरे बेटा मटरू, उठ जा, जरा बाहर जाकर देख, सारी दुनिया जाग गई है और तू अभी तक सो रहा है। गोपाल की आवाज सुनकर मटरू की नींद खुल गई। वो उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा मटरू, सूरज सर पर चढ़ आया है, बेचारी लाली और चारू भूख से मिमिया रही है। जल्दी से नाश्ता कर और उन्हें चराने ले जा, क्योंकि आज धूप तेज है और गर्मी भी। ठीक है बाबा, मैं अभी नाश्ता करके लाली और चारू को चराने ले जाता हूँ। ठीक है मटरू, मैं और तेरी दादी खेत जा रहे हैं। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। फिर मटरू भी नहा धोकर नाश्ता करता है और लाली और चारू को लेकर उन्हें चराने चल पड़ता है। धूप बहुत तेज थी। अरे लाली और चारू, देख रही हो ना, दिन ब दिन गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है और आज तो सूरज भी जैसे आग उगल रहा है। मटरू बेचारा तेज धूप में अपनी बकरियां लेकर चला जा रहा था। पसीने से भीगा हुआ मटरू भगवान से कहता है, हे प्रभु, लगता है इस साल की गर्मी तो हमारा जीना हराम कर देगी। अभी तो दोपहर भी शुरू नहीं हुई और ऐसा लग रहा है जैसे आग के गोले बरस रहे हो, और जमीन तो ऐसे तप रही है जैसे मैं किसी जलते हुए तवे पर चल रहा हूँ। इतना कहते हुए मटरू एक बड़े से पेड़ के पास जा पहुंचा। अरे वाह, ये पेड़ तो कितना बड़ा है और इसके नीचे तो कितनी ठंडी छांव भी है। मैं एक काम करता हूँ, यही लाली और चारू को चराता हूँ। उसके बाद मटरू उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लाली और चारू वही घास चरने लगती है। वहां की ठंडी छाव ने मटरू की सारी थकान मिटा दी। अरे वाह, असली स्वर्ग तो यहाँ है। इस मखमल जैसी ठंडी छांव ने तो मेरी सारी थकान मिटा दी और यहाँ बैठकर तो गर्मी का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। मन करता है यही अपना एक डेरा डाल दूं, कम से कम इस तपती गर्मी से तो जान बचेगी। मटरू उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी सोनू भागते हुए उसके पास आया, जिसे देख मटरू बोला, अरे सोनू, क्या हुआ? तू भाग क्यों रहा है और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मटरू मेरे दोस्त, तेरे दादाजी। मटरू सोनू के मुंह से ये सुन परेशान हो गया। क्या सोनू, क्या हुआ मेरे बाबा को?
मटरू, तेरे दादाजी खेत में काम करते करते बेहोश होकर गिर गए और सभी उन्हें तेरे घर लेकर गए हैं। ये सुन मटरू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, मेरे बाबा को कुछ मत होने देना। तू चिंता मत कर मटरू, तेरे दादाजी को कुछ नहीं होगा। तू घर जा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मटरू भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि उसके दादाजी चारपाई पर लेटे हैं। तभी मटरू को देख दादी रोते हुए बोली, मटरू, देख तेरे बाबा को क्या हो गया। सुबह तक तो ठीक थे, लेकिन अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। दादी, आप चिंता मत करिए, सोनू गया है डॉक्टर को लेने, वो अभी आता ही होगा। आप हिम्मत रखिए, बाबा को कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में सोनू डॉक्टर को लेकर मटरू के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरे बाबा को क्या हो गया, उन्हें कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे बाबा को देखता हूँ। फिर डॉक्टर ने गोपाल को चेक किया और गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटा, गर्मी और कमजोरी की वजह से तुम्हारे बाबा को बहुत गहरा झटका लगा है, इसलिए इनके इलाज में कुल 10 से 15 हजार रुपए लगेंगे और सारी दवाइयां शहर से लानी होंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी। कमरे में एक गहरी चुप्पी छाई थी। तभी सरला रोते हुए बोली, हे भगवान, तूने मुझ गरीब पर ये कैसा जुल्म किया। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। ये सब मेरी फूटी किस्मत की गलती है दादी। ना मेरे पास माँ बाप है और ना ही कोई डिग्री। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो नौकरी करके बाबा का इलाज करवा लेता, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। नहीं मटरू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। अगर हमने तुझे पढ़ाया लिखाया होता तो आज तू अनपढ़ नहीं रहता। सोनू उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने मटरू से कहा, अरे मटरू, तू पैसे अपने मामा मंगतराम से क्यों नहीं मांग लेता? सोनू की बात सुनकर मटरू बोला, अरे हाँ सोनू, मैं तो भूल ही गया था। मैं बाबा के इलाज के लिए अपने मामा मामी से पैसे उधार ले लूंगा। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दादी, मैं अभी जाकर मामा से पैसे लेकर आता हूं। तब तक आप अपना और बाबा का ध्यान रखना। इतना कहकर सोनू और मटरू पैसे लेने के लिए अपने मामा मंगतराम के पास चल पड़े। मंगतराम और उसकी पत्नी माया दोनों ही बहुत लालची और चालाक थे। कुछ ही देर में मटरू और सोनू उनके घर पहुंच गए। अरे मटरू, तू इस वक्त यहाँ, क्या बात है? मामा जी, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है इलाज के लिए 15,000 रुपए चाहिए, इसलिए मैं बड़े उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मटरू की बात सुनकर उसकी मामी बोली, देखो तो, चले आते हैं मुंह उठा के पैसे मांगने। अरे पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जो तुझे 15,000 रुपए तोड़ कर दे दे। और अगर हमने पैसे दे भी दिए तो हमें पैसे लौटाएगा कौन? तेरा वो बूढ़ा बाबा। और तू तो ठहरा अनपढ़ गवार, तुझसे तो उम्मीद भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। बाबा की हालत बहुत खराब है। जैसे ही बाबा ठीक होंगे मैं दिन रात मजदूरी करूंगा और आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे आया बड़ा, पाई पाई चुकाएगा? रहने दे मटरू, अपनी ये झूठी कस्मों का झोला कहीं और जाकर खोल। तू ठहरा अनपढ़ गवार, तुझे तो हिसाब तक करना नहीं आता। तू हमारे पैसा क्या चुकाएगा? और वैसे भी हमें अपनी गाढ़ी कमाई किसी कुएं में नहीं डालनी। मटरू बेचारा टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। सुन मटरू, रिश्ता अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। आज तुझे मैंने 15,000 रुपए दे दिए, तो कल तू फिर किसी मुसीबत का बहाना लेकर खड़ा हो जाएगा। जा यहाँ से और दोबारा इस चौखट पे पैसे मांगने मत आना। मटरू और सोनू दोनों वहां से चले गए। मटरू बेचारा अंदर से टूट चुका था। सोनू, आज मेरे सगे मामा ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मेरे बाबा का इलाज कैसे होगा? मटरू मेरे भाई, ये रिश्ते नाते सब दिखावा है। अरे लोग तो सिर्फ पैसों के लिए मतलब रखते हैं। आज तेरी इस गरीबी ने तुझे आईना दिखा दिया कि मुसीबत पड़ने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ सोनू, मैं समझ गया हूँ कि बिना पैसों के इंसान की कोई कदर नहीं करता। लेकिन अब मैं दादी को क्या जवाब दूंगा?
मैं तो एकदम अकेला हो गया हूँ। कुछ ही देर में दोनों मटरू के घर पहुंच गए। मटरू मेरे भाई, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, तू फिक्र मत कर। मैं अपने पापा से बात करूंगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो जरूर तुझे समझेंगे और तेरी मदद करेंगे। सोनू के मुंह से ये सुन मटरू का दिल भर आया। सोनू, मैं तेरे इस एहसान का उम्र भर कर्जदार रहूंगा। भगवान ने भले ही मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, लेकिन उसने मुझे तेरे जैसा दोस्त दिया। इसके लिए मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं मटरू, वो दोस्त ही क्या जो दूसरे दोस्त के काम ना आए। चल अब तू जा और अपने दादाजी का ध्यान रख, मैं कल पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर सोनू अपने घर चला जाता है। घर पर सरला उदास बैठी थी। तभी मटरू अंदर आया, जिसे देख सरला बोली, मटरू, तू आ गया बेटा पैसे लेकर। अब लगता है तेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। दादी पहले से ही बहुत परेशान है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मामा ने हमारी मदद नहीं की, तब उनका दिल और दुखेगा। नहीं, मुझे ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। अरे क्या हुआ मटरू, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? दादी, वो मामा ने कहा कि कल सवेरे वो हमें पैसे दे देंगे। अब बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मटरू अपने दादी सरला से झूठ बोल देता है। उधर सोनू अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी उसके पिता राजेश उसके पास आए और बोले, सोनू बेटा, क्या बात है? जब से तू घर आया है तो कुछ परेशान सा लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर मुझसे, मैं तेरा पिता हूँ। पापा, मैं मेरे दोस्त मटरू के बारे में सोच रहा हूँ। उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। बेटा सोनू, मटरू के पिता क्या करते हैं? पापा, मटरू के माता पिता नहीं है, वो अपने दादा दादी के साथ रहता है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर सके। सोनू की बात सुनकर उसके पिता राजेश ने कहा, अरे सोनू बेटा, तुमसे किसने कहा कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है? बिना पढ़ाई के भी इंसान बहुत बड़ा बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेटा सोनू, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे दोस्त मटरू के दादाजी के इलाज में कितने रुपए लगेंगे? पापा, डॉक्टर ने 15,000 रुपए कहा है। ठीक है, मैं कल तुझे 20,000 रुपए दूंगा, तू अपने दोस्त को दे देना। और एक बार मटरू के दादाजी ठीक हो गए तो मुझे मटरू से जरूर मिलाना बेटा। आप मटरू से मिलना क्यों चाहते हैं? मैंने मटरू के लिए कुछ सोचा है जिससे वह इस गरीबी से बाहर आ सकता है। सोनू इतना सुनकर बहुत खुश हो गया। अगली सुबह सोनू अपने पिता से पैसे लेकर मटरू के पास गया और बोला, अरे मटरू मेरे भाई, ये देख, पापा ने तेरे दादाजी के इलाज के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं। अब हम दादाजी का इलाज करवा सकते हैं। सोनू, आज तू नहीं होता तो मैं जाने में क्या करता। मेरे दोस्त, तेरा दिल से धन्यवाद। अरे वो सब छोड़ और चल दादाजी के लिए शहर से दवाइयाँ लेकर आते हैं। हाँ ठीक है सोनू, लेकिन पहले दादी को ये खुशखबरी तो दे दूं। अरे हाँ, दादी है कहाँ? दादी मंदिर गई है, चल उन्हें चलकर ये खबर देते हैं। फिर दोनों दोस्त सरला के पास जाते हैं। सरला मंदिर के बाहर हाथ जोड़े खड़ी थी। तभी पीछे से मटरू ने कहा, अरे दादी, ये देखो, हमें पैसे मिल गए। हम शहर बाबा के लिए दवाई लेने जा रहे हैं। ये सुनकर सरला बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी विनती सुन ली। तुम दोनों संभाल कर जाना। अरे दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना। बेटा सोनू, तूने इस बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की। भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। फिर मटरू और सोनू दवाई लेने के लिए शहर चल पड़े। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। मटरू के दादा गोपाल की तबीयत अब ठीक हो गई थी। एक दिन मटरू ने अपने दादा गोपाल से कहा, दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। अरे दादाजी, आप चिंता मत करिए, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सभी बहुत खुश थे। तभी मटरू सोनू को अपने कमरे में ले गया और बोला, सोनू मेरे भाई, आज तेरी वजह से मेरा ये छोटा सा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मुझे तेरे पिताजी से मिलकर उनका धन्यवाद करना है। इतना सुनते ही सोनू को कुछ याद आया। ओ तेरी, अरे मटरू, मैं तुझे तो बताना ही भूल गया, मेरे पापा ने तुझे उनसे मिलने बुलाया था। लेकिन तेरे पापा मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि तेरे बारे में उन्होंने कुछ सोचा है। मेरे बारे में? लेकिन क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू खुद चलकर पूछ ले। अरे हाँ सोनू, क्यों नहीं, चल। फिर मटरू सोनू के साथ उसके घर पहली बार गया
जहां सोनू उसे अपने पिता राजेश के कमरे में ले गया। पापा, ये है मेरा दोस्त मटरू। प्रणाम राजेश काका। अरे बेटा मटरू, तुम मुझे काका नहीं राजेश अंकल बोल सकते हो। ठीक है राजेश अंकल। बेटा मटरू, अब तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसी है? अरे पापा, मटरू के दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ अंकल, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने पैसे देकर मेरी मदद नहीं की होती तो न जाने मैं अपने बाबा का इलाज कैसे कराता। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मटरू की खुददारी देखकर सोनू के पापा राजेश बोले, बेटा मटरू, लेकिन तुम इतने पैसे लाओगे कहाँ से? अरे हाँ मटरू, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? सोनू, मैं मजदूरी करके तेरे पापा के सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बेटा, मजदूरी करोगे तो 20,000 रुपए इकट्ठा करने में तो सालों लग जाएंगे। मटरू ये सुन थोड़ा उदास होकर बोला, तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ अंकल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजदूरी ही मेरी किस्मत है। बेटा मटरू, सोच बड़ी रखो, सब अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ तुम मजदूरी नहीं बल्कि बिजनेस करो। ये सुनकर मटरू और सोनू दोनों चौंक गए। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मटरू और बिजनेस? हाँ अंकल, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने तो आज तक कभी कलम नहीं पकड़ी, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा मटरू, बिजनेस कलम से नहीं बल्कि दिमाग और नीयत से चलती है। और मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया पापा? देखो बेटा, तुम लोग तो जानते हो अब गर्मी बढ़ रही है और शहर के लोग गर्मी की छुट्टियों में सुकून की तलाश में भागेंगे। अगर हम उन्हें वो सुकून यही अपने गांव में दे तो? अपने पिता राजेश की बात सुनकर सोनू बोला, पापा, हमारे गांव में, लेकिन कोई यहाँ क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में गांव में पेड़ों के नीचे और बगीचों में जो ठंडक और सुकून मिलता है वह शहर के बड़े बड़े एसी वाले कमरों में नहीं मिलता। और इसी नेचुरल सुकून को पाने के लिए शहर के लोग हमारे गांव आएंगे। पापा, मैं को समझा नहीं। देखो बेटा, मैं अपने गांव में एक ट्री हाउस बनाना चाहता हूं ताकि गर्मी की छुट्टियों में शहर के लोग हमारे गांव आएं और उस ट्री हाउस का अनुभव ले। यहाँ उन्हें नेचुरल शांति और ठंडक दोनों मिलेगी। राजेश की बात सुनकर मटरू बोला, राजेश अंकल, ये ट्री हाउस क्या है? कोई दुकान है क्या? अरे नहीं मटरू, पेड़ के ऊपर बने घर को हम ट्री हाउस कहते हैं। तो इसका मतलब हम पेड़ पर घर बनाकर शहर के लोगों को उसे किराए पर देंगे। हाँ बेटा मटरू, हम कुछ ऐसा ही करेंगे। राजेश के आइडिया को सुनकर मटरू और सोनू दोनों खुश हो गए। अगर ऐसा हुआ तो शहर के लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलेगी और उन्हें गांव में घूमने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह पापा, मान गए आपके आइडिया को। इससे तो हम शहर के लोगों को गांव से जोड़ सकते हैं। लेकिन राजेश अंकल, मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता और ट्री हाउस बनाने के लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटा मटरू, तू अकेला नहीं है, इसमें मैं और सोनू दोनों तेरी मदद करेंगे। और पैसे की चिंता तू बिल्कुल मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। पर राजेश अंकल, मुझे नहीं लगता मेरे बाबा इसके लिए मानेंगे। मटरू बेटा, तेरे बाबा से मैं बात करूंगा, तू चिंता मत कर। ये सुन मटरू बहुत खुश हो गया। ठीक है अंकल, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने लाली और चारू को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर मटरू खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट गया। शाम हो गई थी। तभी सोनू और राजेश दोनों मटरू के दादा गोपाल से बात करने उसके घर गए। प्रणाम अम्मा। अरे दादी, ये मेरे पापा है। अच्छा, अरे आइए ना। मटरू और उसके दादा मटरू के कमरे में है। फिर सोनू और राजेश मटरू के कमरे में गए। राजेश को देख मटरू खुश हो गया। अजी, ये सोनू के पिता राजेश है। नमस्ते काका। नमस्ते राजेश जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? भगवान की दया से सब ठीक है। काका, दरअसल मैं यहाँ मटरू के लिए कुछ बात करने आया था। मटरू के लिए मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर राजेश ने मटरू के दादा गोपाल को ट्री हाउस बिजनेस के बारे में बताया, जिसे सुन सरला बोली, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है कि पेड़ के ऊपर घर। लेकिन ये सब हमारे मटरू के लिए ही क्यों? आप खुद भी तो ट्री हाउस बना सकते हैं। काका, मटरू बहुत ही समझदार और साफ दिल का है। और सबसे बड़ी बात कि वो बकरियां चराने के लिए डेली उन पेड़ों के साथ वक्त बिताता है। उसे इसका बहुत ज्ञान होगा कि सबसे बड़ा और मजबूत पेड़ कौन सा है जिस पर हम घर बना सकते हैं। और इससे मटरू को रोजगार भी मिलेगा और आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। राजेश की बात सुन गोपाल उदास होकर बोला, लेकिन राजेश जी, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम ट्री हाउस बना सके।
अरे काका, पैसों की चिंता आप मत करिए, वो सब मैं देख लूंगा। नहीं राजेश जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे ऊपर एहसान करे। लेकिन काका, ये कोई एहसान नहीं मटरू, प्रकृति को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए मैं यह पैसा लगाना चाहता हूँ। अगर बिजनेस चल गया तो आप बाद में मुझे वो पैसे लौटा देना। गोपाल खामोश हो गया। तभी सरला बोली, अजी इतना क्या सोचना, अगर इससे हमारे मटरू की जिंदगी बदलती है तो अच्छा ही है ना। ठीक है, मैं तैयार हूं। जहां मेरे मटरू की खुशी, वही मेरी भी। इतना सुनकर मटरू बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब इस खुशी के मौके पर आज मैंने खाने के साथ खीर भी बनाई है। चलिए आज सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे हाँ दादी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं जब से यहाँ आया था मुझे बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। पहला निवाला खाते ही राजेश ने कहा, अरे वाह अम्मा, आपके हाथों का स्वाद तो लाजवाब है। ऐसा देसी खाना तो बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी। अरे हाँ राजेश जी, हमारे जमाने में आज की तरह सुख सुविधाएं भले ही नहीं थी, लेकिन माँ के हाथों का देसी खाना और पिताजी के किस्से कहानियां, बस इन्हीं चीजों से मन खुश हो जाता था। गोपाल की बात सुनकर राजेश को एक आइडिया आया। अरे वाह काका, आपने तो मुझे एक बढ़िया आइडिया दे दिया। क्या पापा, कौन सा आइडिया? अरे बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति शहर से आकर हमारे ट्री हाउस में रहेगा तो हम उसे अम्मा के हाथों का स्वादिष्ट देसी खाना और काका के किस्से कहानियां भी देंगे। अरे वाह राजेश अंकल, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। शहर से आए लोग जब दादी के हाथ का खाना खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे और दादाजी उनके छोटे छोटे बच्चों को किस्से कहानियां सुनाएंगे। हाँ बेटा मटरू, तो हम कल से ही ट्री हाउस का काम शुरू कर देंगे। फिर राजेश और सोनू खाना खाकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह मटरू अपने दादा और दादी से आशीर्वाद लेकर सोनू के घर चल पड़ा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। बस भगवान अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखे। मटरू ये सब कहता हुआ सोनू के घर पहुंच गया। अरे आ गए मटरू बेटा। अब सुनो, ट्री हाउस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मजबूत और बड़ा पेड़ चाहिए। सबसे पहले हमें वो खोजना होगा। पर पापा, हमारे गांव में तो कोई ऐसा पेड़ है ही नहीं। राजेश अंकल, मैं जानता हूँ ऐसे पेड़ को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वाह मटरू, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलने लगा। अब चलो। फिर राजेश और सोनू दोनों मटरू के साथ उस बड़े से पेड़ के पास चल पड़े। कुछ ही देर में वो उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा पेड़! अरे वाह, यह पेड़ तो हमारे ट्री हाउस के लिए सबसे अच्छा है, बड़ा भी और मजबूत भी। राजेश अंकल, अब हमें आगे क्या करना है? देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें और सोनू को जाकर जंगल से मजबूत लकड़ियां लानी होगी और हम उससे ही ट्री हाउस बनाएंगे। फिर सोनू और मटरू जंगल लकड़ियों के तलाश में निकल पड़े। शाम ढलने को थी। दोनों लकड़ियां लेकर आए और ट्री हाउस का काम शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे। अरे वाह मटरू, तूने तो कमाल का ट्री हाउस बनाया है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि पेड़ के ऊपर घर भी बन सकता है। अरे काका, अभी तो शुरुआत है। मैं तो पहले से ही जानता था मटरू भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके अंदर बहुत काबिलियत है। नहीं राजेश अंकल, ये सब आपकी और मेरे दादा दादी के आशीर्वाद का नतीजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें इस ट्री हाउस के बारे में एडवर्टीजमेंट भी तो करना होगा। हाँ बेटे सोनू, हमें शहर और गांव में जाकर इस ट्री हाउस के पोस्टर लगाने होंगे। गांव की चिंता मत करिए राजेश जी, मैं और सरला पूरे गांव में इस ट्री हाउस के बारे में बता देंगे। ठीक है बाबा, तो आप और दादी पूरे गांव में ट्री हाउस के बारे में बता दीजिए और मैं और सोनू शहर जाकर इसके पोस्टर लगा देंगे। फिर सोनू और मटरू दोनों शहर चले जाते हैं और वहां के गलियों में हर जगह ट्री हाउस का पोस्टर लगा देते हैं। एक दिन शहर से एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से मिस्टर मलिक, उनकी पत्नी सीता और बेटा रिंकू बाहर निकले। ट्री हाउस को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अरे वाह, यहाँ तो कितनी शांति है और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतना शानदार ट्री हाउस
मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे हाँ अंकल, हमने ये ट्री हाउस इसलिए तो बनाया है कि शहर के लोग गांव से जुड़ सकें और इस गर्मी में यहाँ आकर इस ताजी ठंडी हवा का आनंद उठा सकें। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। यहाँ आकर तो मुझे मेरा गांव याद आ गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम इस ट्री हाउस में रुकने वाले मेहमानों को गांव के हाथों का बना शुद्ध भोजन और पुराने किस्से कहानियां भी देंगे। अरे वाह, मुझे कहानी बहुत पसंद है। मुझे तो यही रहना है। हाँ जी, हमें थोड़े दिन इस ट्री हाउस में बिताना चाहिए। ठीक है सीता, तो हम पूरे 3 दिन इस ट्री हाउस में बिताएंगे। ये सुन सभी बहुत खुश हो गए। अरे साहब आइए, हम आपको ट्री हाउस के अंदर लेकर चलते हैं। फिर मटरू और सोनू सभी को ट्री हाउस के अंदर ले गए। अंदर से ट्री हाउस बहुत ही सुंदर था और उसके खिड़की से प्रकृति का सुंदर नजारा दिख रहा था। अरे वाह, यहाँ से तो कितना सुंदर नजारा दिख रहा है। ऐसा नजारा तो हमें लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलता। साहब चलिए, मैं आपको बालकनी पर ले जाता हूँ। वहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा। फिर मटरू उन्हें ट्री हाउस के बालकनी में ले गया, जहाँ से पूरे गांव का सुंदर और मनमोहक दृश्य दिख रहा था। वाह, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है अंकल, आप अब आराम करिए, हम आपसे रात में मिलते हैं गांव का देसी और शुद्ध खाना लेकर। इतना कहकर मटरू और सोनू वहां से चले जाते हैं। शाम हो गई थी। मटरू दादी के हाथ का गर्मा गर्म देसी खाने का टिफिन लेकर मिस्टर मलिक के पास गया। ये लीजिए साहब, मेरे दादी के हाथों का बना शुद्ध देसी खाना। इसे खाकर आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। मिस्टर मलिक और उनका परिवार उस ट्री हाउस में बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और पहला निवाला खाते ही सीता बोली, अजी ये खाना तो कितना टेस्टी है, मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ सीता, पहले मेरी माँ हमारे लिए ऐसे ही खाना बनाया करती थी, लेकिन शहर का खाना इस खाने को कभी टक्कर नहीं दे सकता। सभी मजे से खाना खाते हैं। फिर गोपाल उनके बेटे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। फिर सभी सो जाते हैं। देखते ही देखते कब 3 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। राजेश जी, आप लोगों ने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, आपको हमारा ट्री हाउस पसंद आया? हमारे लिए यही खुशी की बात है। अब आप शहर जाकर सभी लोगों को इसके बारे में बताइएगा। अरे हाँ बेटा, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने तुम्हारे ट्री हाउस के कुछ फोटोग्राफ्स अपने फोन में खींच लिए हैं। मैं इस पर एक बढ़िया आर्टिकल लिखूंगा। फिर मिस्टर मलिक ने मटरू को 50,000 रुपए का चेक दिया और वहां से चले गए। मटरू अपनी पहली कमाई देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजेश अंकल, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं मटरू बेटा, ये चेक तुम अपने दादा दादी को दो। ये सब उनकी ही कृपा से हुआ है। मटरू भागकर अपने दादा गोपाल के पास गया। दादा दादी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई, पूरे 50,000 रुपए। मटरू के मुंह से ये सुनकर गोपाल और सरला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मटरू, आज तूने साबित कर दिया कि अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, बस सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। भगवान करे मटरू बेटा, तू ऐसे ही तरक्की करता रहे। आज अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो उन्हें तुझ पर बहुत गर्व होता। उधर मिस्टर मलिक के आर्टिकल को पढ़कर सभी शहर से ट्री हाउस में रहने आने लगे और इस तरह मटरू जल्द ही बहुत अमीर बन गया और राजेश के उधारी पैसे भी लौटा दिए। लेकिन उसने बकरी चराना नहीं छोड़ा।